Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we'll be continuing with the chapter number 4 and we'll learn about the technological and the institutional reforms and the contribution of agriculture. Continuing with our chapter number 4 which is all about agriculture, right? So till now we have studied about the major farming system and also about the major crops. In that we have studied the major food crops and also the major non-food crops in India, right? Now we'll be talking about the technological and the institutional reforms in agriculture. Now you must be thinking, what is this and why do we require such reforms in agriculture? Okay, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपडेट करनी चाहिए. ओके, और टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है इट मेक्स द ह्यूमन वर्क मोर इजियर एंड सिंपल सी बात है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब क्या क्या नए इंस्टीट्यूशंस आएंगे, पहले कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, विद टाइम ओवर टाइम जो चेंज हुआ कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए. ओके, तो बात करेंगे इंडिया की. इंडिया एज वी ऑल नो इट इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री. एग्रीकल्चर बहुत सदियों से हम करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी अपनी नेशन में, राइट? सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर मेनी मोर कमिंग ईयर्स, आने वाले कुछ सालों तक हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम तो कंटिन्यू करेंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई आज. तो खेती को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो ना रुके. दिस इज व्हाट माय लाइन्स आर हियर ऑन दिस बोर्ड आर saying the same. Okay, it says agriculture practiced in India for 1000 years and more by now, and in order to sustain the uses of land, और हम जमीन का एक सस्टेनेबल वे में यूज करते रहें, ओके, ताकि लैंड एज ए रिसोर्स भी डिप्लीट ना हो और हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ना खत्म हो, राइट? सो इन ऑर्डर टू सस्टेन द यूज ऑफ लैंड, दिस विल नॉट बी पॉसिबल if we are not compatible with the technological and institutional changes. Therefore अगर हम compatible नहीं रहेंगे, अगर हम टाइम के साथ न्यू टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट विल लीड टू द हिंड्रेंस इन द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ. जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्टिविटीज हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, अगर हम टाइम के साथ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंज ना लाए तो उससे क्या होगी, हमारी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वहां रुकावट पैदा करेगा वो. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया, वी नो मेजर रीजन्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड सम रीजन्स वेयर मॉनसून इज नॉट दैट गुड और द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट दैट गुड इन दैट रीजन. दोज रीजन डिपेंड ऑन इरिगेशन एक्टिविटीज. हमें पता है, तब खेती के बारे में हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर. ओके, तो कुछ रीजन्स तो क्या है जहां बारिश बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है, तो बारिश से ही उनको भरपूर पानी मिल जाता है. लेकिन हम व्हेन वी वर डूइंग द मेजर क्रॉप्स, हमने क्या पढ़ा था, कुछ रीजन से जहां मॉनसून इतना अच्छा नहीं है, बरसात इतनी नहीं होती है, तो वहां खेती कैसे करते हैं लोग? थ्रू द मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, नाउ एज वी ऑल नो एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो प्रोवाइड्स around 60% of livelihood to the population, and therefore this is the reason that there is lot many population which is dependent on this sector which is agriculture. बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में कौन सी चीज़ पे निर्भर करती है? खेती पे निर्भर करती है. कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन खेती? इट इज 60%, राइट? Therefore agriculture as an activity and as well as a sector, it becomes very important. पता चल गया होगा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड therefore it calls for the technological as well as the institutional reforms. Therefore अगर हम तब पास्ट के अंदर देखें हमारे, ओके, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में देखें, देयर आर वेरियस टर्म्स जो स्केड्यूल हम एग्रीकल्चर के अंदर फॉलो करते थे. ओके, द वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक कलेक्टिवाइजेशन. कलेक्टिवाइजेशन मतलब सब लोग मिलकर अपनी लैंड जोड़ देंगे और मिलकर खेती करेंगे.
और जो उससे तुम्हारी फसल निकलेगी, जितना जिसने कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हमने देखी है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो लैंड होल्डिंग्स अपने पास इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है ना। तो कुछ सेक्शन के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी और कुछ के पास कुछ भी नहीं होता था। देयर वाज कॉर्पोरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि कैसे जमींदारी सिस्टम को बंद करेंगे, एबॉलिश करेंगे और खत्म कर देंगे। ओके, सो दीज वर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम दैट वी वर फॉलोइंग द पास्ट। ओके, एंड with time when we noticed that agriculture being a very important sector, we started giving priorities and we tried and brought some of the reforms like land reforms. Okay, हमने देखा ये सब प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमने उनको ओवरकम किया। हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसके अंदर भी रिफॉर्म्स चाहिए, इसलिए हमने विद टाइम तब जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था। तो हम उसके बाद एक न्यू रिफॉर्म लेके आए थे विच वाज द लैंड रिफॉर्म। ओके, एंड द लैंड रिफॉर्म वाज द फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। 5-year प्लान क्या है, ये हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर फॉलो होते थे। 5-year प्लान मतलब 5 साल के लिए सरकार प्लान बना के चलती थी, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितने एक्सपेंडिचर करना है। ओके, सो हर 5 साल के हिसाब से प्लानिंग करना और सेंट्रली प्लान्ड सरकार प्लान करेगी पूरे देश के लिए भी कैसे 5 साल में क्या खर्चा क्या कुछ होगा, उस चीज़ को हम बोलते थे 5-year प्लान। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से हमारा फर्स्ट प्लान 5-year प्लान स्टार्ट होता है। 1951 to 55 वॉज आवर फर्स्ट 5-year प्लान। तो ऐसे करते बहुत ज़्यादा 5-year प्लान आए हैं एंड हमारा रिसेंट वाला जो प्लान था विच वॉज द 12th 5-year प्लान, उसको बंद कर दिया। उसके बाद 5-year प्लानिंग खत्म हो गई इंडिया में और अब हमारा प्लानिंग कौन करता है इंडिया में, इट इज नीति आयोग। ओके, इट इज द प्लानिंग, it is the new planning institution for the government. Earlier was the planning commission which has now been abolished by the Modi government. Okay, this was nothing to relate here, just to give you a 5-year plan, what is this plan and how these plans were executed. तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अब वापस से आते हैं हमारी इसी एग्जाम्पल पे कि जो हमारे एग्रीकल्चर था। ओके, एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करके जब हमने एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स लाए थे हम। ओके, तो ये लैंड रिफॉर्म कौन सी प्लान का ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट 5-year प्लान। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, what was the focus or the objective of our first 5-year plan? It was agriculture. So the government of India majorly introduced agricultural reforms. पहले सिर्फ कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिकली एंड प्रॉपरली अबाउट द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 1960s एंड 1970s ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। एंड these reforms, these agriculture reforms were basically to improve the agriculture. Okay, so another 1 marker question comes like, when was the agricultural reforms were majorly introduced by government of India? And the answer is 1960s to 1970s के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ reforms like the green revolution, I hope you guys are familiar with this revolution. Green revolution क्या था, basically it was introduced in the year of 1965. Okay, तो इसके दौरान क्या था, this was basically to increase the production of rice, wheat, maize, millets and barley. Okay, इन कुछ फसलों की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। Now there was another same revolution which is called the white revolution or the flood revolution. Okay, or the operation flood. This was related to the increase in milk production. तो वाइट मतलब दूध का कलर वाइट है, तो आप रिलेट कर सकते हो किससे रहेगा। ऑपरेशन फ्लड इज अगेन रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। ग्रीन, ग्रीन मतलब हरियाली, तो फसलें रहेंगी यहाँ। लेकिन इन सब रिफॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी, द मेजर प्रॉब्लम विद द रिफॉर्म्स
that were introduced in 1960s to 70s was that there was development in only some region. Okay, जब हम बात करते हैं 1960s to 70s के रिफॉर्म्स की, उनके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि डेवलपमेंट कुछ ही हिस्सों में हो पाई थी, कुछ ही क्षेत्र में हो पाई थी. जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ. ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस किया था तो मेजरली ग्रीन रेवोल्यूशन से इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स तो हुई, बट इन सम रीजन, इन द रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सिर्फ वही सक्सेसफुल था क्योंकि उसको छोटे से रीजन के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की पैन इंडिया रिफॉर्म नहीं आ पाए थे. सो देयरफॉर इन 1980s to 1990s the government introduced a comprehensive land development program. तो सरकार ने आगे आने वाले सालों में अराउंड 1980s to 90s एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया, एंड दिस प्रोग्राम वाज अ फुल फ्लेजेड प्रोग्राम जिसके अंदर दोनों ही चीज की बात की गई थी, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ओके, तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल प्लान्स और रिफॉर्म्स. ओके, उसके चलते ही गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस. मतलब अगर तुम्हारी फसल किसी भी रीजन फॉर से सूखा पड़ गया है, आग लग गई है, कोई महामारी आई है या साइक्लोन एक्सेट्रा कुछ भी आगे डिस्ट्रॉय हो गई है, ओके, सो आप क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हो. Therefore, the provision of crop insurance against the drought, fire, disease, cyclone, etc. were established by Grameen Bank. So, established by Grameen Bank, Cooperative Society and the Cooperative Banks. आपको इस लाइन से पता चला कि मेजर रिफॉर्म्स में एक तो प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आ गया था. अगर फसल बर्बाद होती है तो जैसे गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं, हाउस के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, सिमिलरली आप किसके भी इंश्योरेंस करा सकते हो अपने फसलों का. ओके, इन केस अगर खराब हो जाती है तो आपको भरपाई हो जाएगी उसकी. नाउ अनदर मेजर क्वेश्चन अराइजेज हियर, हु आर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग दिस क्रॉप इंश्योरेंस. कौन देगा क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट देगा? दीज आर द ग्रामीण बैंक्स, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स. ओके, सो अगेन वन मार्क का क्वेश्चन आता है ये कि क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कौन से बैंक लोन देते हैं फार्मर्स को? सो आंसर इज ग्रामीण बैंक, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स. आई होप टिल नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दे ऑल प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती हैं. नाउ लेट्स रिलेट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट टू द रियल वर्ल्ड एंड द प्रेजेंट डे. आपने देखा होगा इफ़ यू बिलोंग टू अ फार्मर्स फैमिली कि आजकल एक और नई फैसिलिटी आई है. किस चीज़ की? किसान क्रेडिट कार्ड. सुना है? सिंपल सा है, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा. ओके, सो लेट्स सी द मोर रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ भी आएंगी? किसान क्रेडिट कार्ड, द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, and there are various more schemes introduced by government of India in order to bring the technological as well as the institutional reforms in the field of agriculture. What else have you noticed? आपने देखा होगा, पहले की टाइम की बात नहीं करी, एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. स्पेशल हमें वेदर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं क्योंकि मेजरली हमारा क्या है, मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है मोस्टली, तो वेदर रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. So similarly you can connect the dots in order to remember all the points here. Okay, तो बस चीज़ों को कनेक्ट करते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर याद हो जाएगा. You need not to ratify it. Okay, now moving to the next point, the special weather bulletins and the agricultural programs were introduced on the radio and the television. तो स्पेशल आप देखते होगे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स आते हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या बताया जाता है, खेती कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन द रेडियो एंड द टीवी. ओके, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स रहते हैं जिसके अंदर बताते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा, तो उस हिसाब से आप चीज़ें अनुमान लगा सकते हो. यू कैन फिगर इट आउट एंड लर्न मोर अबाउट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. So, the government of India has introduced
the concepts like minimum support price or the MSP for crops. Okay, also the remunerative prices, the procurement prices for the important crops in order to check the exploitation and of speculators and the middlemen. ये क्या बोल रही है लाइन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं. क्या की है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एक मिनिमम प्राइस जिसके नीचे, सपोज छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए. ओके, दिस इज नॉट ट्रू बट दिस इज सम इलिस्ट्रेशन हियर जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, सपोज इस बार आई एम अ फार्मर और मैंने अपनी फसल उगाई है चावल. ओके, मैं क्या देखती हूँ कि चावल के रेट गिर गए हैं, तो मेरा तो नुकसान हो गया. बीइंग अ फार्मर मेरी इनकम कहाँ से आती? चावल को बेचने से तो आती, लेकिन चावल के उतने प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं मुझे कि मैं अपनी भरपाई कर सकूं जितनी मैंने उसमें लागत लगाई थी. राइट, तो अब ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि मिनिमम प्राइस, सपोज उन्होंने तय कर दिया 100 रुपीज़ मिनिमम प्राइस है चावल को बेचने के लिए पर केजी. ओके, बहुत ज़्यादा हो गया बट जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल एंड ईजी फॉर यू. ओके, तो 100 रुपीज़ से नीचे पर केजी नहीं चावल बिकेगा. सो ये क्या है? गवर्नमेंट ने सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि मिनिमम इतने अमाउंट तो फार्मर तक पहुँचे जिससे उसको एटलीस्ट रोजी रोटी मिलती रहे. राइट, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, मतलब किस पे वो फसलें खरीदी जाएगी, सरकार खरीदती है. और इससे क्या होगा? अगर सरकार चेक्स एंड बैलेंस रखती है ऑन द प्राइजेस ऑफ द क्रॉप्स, इससे क्या होगा? जो मेजर प्रॉब्लम है कि किसानों को, फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हैं. कौन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं? द स्पेक्यूलेटर्स एंड द मिडलमैन. जो ये बड़े बड़े आड़ती होते हैं. और स्पेक्यूलेटर्स कौन है? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो अपनी फसलें जमा करके होल्ड करके रख लेते हैं कि तब अच्छा प्राइस आएगा इन फ्यूचर तभी मैं इसको सेल करूंगा. ताकि मतलब ऐसे स्पेक्यूलेटर्स जो फ्यूचर को देख के अनुमान लगाते हैं उनको स्पेक्यूलेटर्स बोलेंगे. ओके, देयरफॉर ताकि ऐसे लोग फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सकें, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऐसी टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ आती है. This is again a very important question guys. Mark it, question आता ही आता है for short answer और for long answer combined होके. Okay, तो आपको भी पता चल गया various technological और institutional reforms क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं and कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं. अब इसमें से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या इनमें से इन बिटवीन दिस पैराग्राफ कोई भी 1 मार्कर पूछा जा सकता है. So prepare this topic really well because there are 95% chances of questions coming from this particular topic. Then there is another important thing given in your NCERT book which is about the Bhudan Gramdan movement. Okay, or the concept regarding the Bhudan and the Gramdan. Okay, this is very important and a very interesting story and easily you can decode it from the name of the title. Okay, इसके अंदर क्या हुआ? भू मतलब होता है जमीन, भूदान, दान मतलब किसी को कुछ चीज फ्री में दे देना, तो दान तो सबको पता ही होगा. तो भूदान मतलब जमीन दान करना. ग्राम होता है विलेज, तो विलेज दान. So there is a very interesting story behind this and why we are studying this here in this chapter is because bhu, that zameen and villages, all these things are related to the agricultural activity. Okay, so talking about the time back in our history, महात्मा गांधी का टाइम की बात कर रहे हैं. महात्मा गांधी जी ने ही डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हेड. उन्होंने बोला विनोबा भावे उनके और उनकी मतलब स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, उनको अपना अपना आने वाला वारिस डिक्लेयर कर दिया महात्मा गांधी जी ने. ओके, नाउ ही पार्टिसिपेटेड इन वेरियस सत्याग्रह. आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी सत्याग्रह निकाली थी. ओके, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में. तो विनोबा भावे ने खूब सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया है उनके साथ. नाउ आउट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा गांधी जी, वन ऑफ द फेमस कॉन्सेप्ट वॉज द ग्राम स्वराज्य. ओके, जो विलेजेस हैं उन एरिया के अंदर मतलब इतनी अवेयरनेस फैलाना और वहाँ स्वराज्य लाना. ओके, नाउ बट आफ्टर गांधी जी, व्हेन गांधी जी वॉज नॉट एनी मोर, ही टुक
the Pad Yatra to spread over his message all over the nation. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पद यात्रा निकाली इन ऑर्डर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी. क्योंकि क्यों कर रहे थे ऐसा? बिकॉज गांधी जी हैज डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हेड. विनोबा भावे जी क्यों ये ऐसे पद यात्रा निकाली? पद यात्रा मतलब पैदल गांव गांव जाके उनके मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे. व्हाई? बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ Mahatma Gandhi, and it was his sole duty to spread his concept and messages all over the nation. So during this time there happened a very famous incident when Vinoba Bhave was giving his speech in the region of Andhra Pradesh. Vinoba Bhave पद यात्रा के दौरान सब जगह जा रहे थे. ये बात है आंध्र प्रदेश की, जब विनोबा भावे स्पीच दे रहे थे अपनी और अपने आइडियाज के बारे में बता रहे थे, ग्राम स्वराज्य क्या है और क्या से तुम्हें क्या कुछ करना चाहिए. सडनली वहाँ कुछ लैंडलेस विलेजर्स भी बैठे हुए थे जिन्होंने डिमांड की कि हमें भी कुछ लैंड दिलवा दो. सो विनोबा भावे उस टाइम उन्होंने कोई इमीडिएट प्रॉमिस नहीं किया, बट दे ही assured the people that he will surely talk about this problem to the government and obviously will try and find out a solution. उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं अभी तो कोई इमीडिएट प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ कि मैं तो वापस जाऊंगा तो सरकार से बात करूंगा कि इसका कोई हल निकाला जाए. तो ऐसे करके वो पूरी मीटिंग चल ही रही थी. देन सडनली अ पर्सन देयर स्टूड अप एंड ही वाज श्री रामचंद्र रेड्डी. वो उठे और उन्होंने बोला कि मैं अपनी 80 एकर्स ऑफ लैंड किसको देता हूँ? लैंडलेस विलेजर्स को देता हूँ. भाई मैं अपनी 80 एकड़ की जो लैंड है वो किसको दान कर रहा हूँ? उन गरीबों को, उन विलेजर्स को जिनके पास लैंड नहीं है. एंड दिस वॉज नोन एज द भूदान. दैट वॉज नोन एज द भूदान. समझ में आया? भू मतलब जमीन, दान मतलब किसी को देना फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट. तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने तब अपनी 80 एकड़ ऑफ लैंड दान कर दी टू द लैंडलेस विलेजर्स. दिस कॉन्सेप्ट केम टू बी नोन एज भूदान. ओके, नाउ लेटर seeing all this, now Vinoba Bhave's thought, why not to spread the ideas like Bhudan and introduce such ideas in other parts of India. भाई ऐसे आइडियाज और फैलाए जाएं ताकि जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है अगर वो कुछ निकाल भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लैंडलेस विलेजेस हैं उनकी लाइफ सुधर जाएगी. सो ही थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सच आइडियाज इन मेनी मोर पार्ट्स ऑफ आवर नेशन. So it was seen in some part that some zamindars who were the owners of some villages offered to distribute the villages among the landless people, and this movement came to known as Gram Dan. इस समय हमने देखा कि कुछ जो बड़े बड़े जमींदार थे, जमींदार कौन है? जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ज़मीन है. उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, बड़े बड़े ज़मींदारों के नीचे उस टाइम पे बहुत सारे गांव आते थे. ग्रुप ऑफ विलेजेस वर अंडर अ पर्टिकुलर ज़मींदार, जिनके पास बहुत सारे गांव थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन गांव को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस में बंटवारा कर दिया उन गाँव का? टू अमंग दी लैंडलेस पीपल, जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, गाँव नहीं थे, उनमें उसको बांट दिया. Now this movement now came to known as Gram Dan. Gram मतलब village and Dan is obviously without costing a rupee, उन्होंने free में उनको दे दिया. So this was all about the Bhudan and Gram Dan movement. I hope you are clear with the concept. Bhu means जमीन दान करना, मतलब land दे रहे हो. Gram मतलब आप village दान कर रहे हो. I have learned that the Bhudan Gram Dan movement was initiated by Vinoba Bhave. Important question है, and also question can come in this form also. Which movement was known as the bloodless revolution? क्योंकि यहाँ कोई मारपीट नहीं हुई, लोगों ने खुद की अंडरस्टैंडिंग से गरीबों की हेल्प की. Therefore, this revolution or the movement is known as the bloodless revolution. So that was it for the Bhudan and Gramdan movement. Now moving ahead to the next topic and another important topic from this chapter, which is the contribution of agriculture to the national economy, employment and the output. As we all know, agriculture is the backbone of our Indian economy.
when we were doing the sectors of economy in economics. ओके मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन किया था हर सेक्टर की क्या रेलेवेंस है एंड एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज it engage most of the population into the agricultural activity. ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. ओके इसलिए हम इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं. एंड ऑल्सो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम की बात करें तब भी हमारी मेजर इकोनॉमी किससे चलती थी, एग्रीकल्चर से चलती थी. लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई है, वी हैव सीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड सिंस 1951. तो ये वाली स्टेटमेंट भी 1 मार्कर में आ सकती है कि एग्रीकल्चर में जो ट्रेंड आया है क्या वो इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था. 1 मार्क क्वेश्चन. सो ऑलवेज रिमेंबर 1951 के बाद जब हमारे इंडिपेंडेंस आ जाएंगे, 5 ईयर प्लान आ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी डिक्लाइनिंग मतलब नीचे की साइड आएगा एग्रीकल्चरल आउटपुट और ये पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का पूरा सिनेरियो जो है. नाउ encounter such statement in your exam, make sure you mark it as true that there was a declining trend since 1951 in the agriculture sector. Now backbone बोला था तो important किस लिए, क्योंकि major of the population is engaged in this sector and is dependent on this sector, इसलिए हमने इसको backbone बोला. तो ये statement कुछ ऐसे है जो 1 marker में true और false में आ सकती है. So memorize each of this statement and try and learn this statement along with your reasons. In 2011 and 12, we have seen that 52% of the total workforce, मैंने बताया ना काफ़ी लोग इस पे डिपेंडेंट रहते हैं इस सेक्टर पे, तो कितनी परसेंट ऑफ टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, इट इज 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स. ओके जितने काम करने वाली वर्कफोर्स है कितना परसेंट एंगेज है इस सेक्टर में, 52%. नाउ दिस डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ दिस सेक्टर was a major concern or is a major concern at present also. क्यों है एक मेजर प्रॉब्लम हमारे की डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर सप्लाई रॉ मटेरियल टू द अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी व्हिच आर द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर. ओके एंड ड्यू टू ऑल ऑफ दिस सेक्टर आर फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, द क्वाटरनरी और द सेक्टर वर्क्स, राइट. तो देयरफॉर जो मेजर बेस है हमारा वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है. अगर उसमें उसका शेयर डिक्लाइन होगा तो मेजर इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर्स पे ही पड़ेगा, लीडिंग टू द डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. समझ में आया व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज so important for us. So looking at this declining trend in the agriculture sector, the government of India, GOI stands for Government of India, made various initiatives like it has set up Indian Council of Agriculture which is ICAR, नाम सुना होगा सबने. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, वेटनरी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है, एनिमल ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया है. हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू दी कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट. तो ऐसी सब चीज़ें एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की. वाई? In order to modernize the agriculture sector, right? Along with that, the government is working continuously on improving the rural infrastructure. जो rural areas में जो infrastructures है उनको भी develop कर रही है. Various roads, buildings, godowns and various other technology is being introduced in the rural areas in order to improve the. And all of this initiative by Government of India will lead to the modernization of agriculture sector. So now let's have a look onto this table. It shows the various sector of the economy and their contribution in percentage of our GDP. Okay, so agriculture was contributing in 2002 to 7, it was 1.7. Industry was contributing 8.3. एंड सर्विस सेक्टर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 9.0. आप देख रहे होंगे कि एग्रीकल्चर में इंक्रीज तो हो रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर हम पहले वाले टाइम से कंपेयर करें वे एग्रीकल्चर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मेजर इन आवर इकोनॉमी, उसके कंपेरेटिवली तो ये फिगर्स कुछ भी नहीं है. आप क्या देख रहे हो इस टेबल में,
ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंपेयर करें सारे सेक्टर से तो कहाँ से जा रहा है? फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, एंड सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री सेक्टर. तो आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना डिक्लाइनिंग ट्रेंड है. ओके, अनदर मेजर thing that you can figure out from this is that GDP is continuously increasing. GDP increase हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों को रोजगारी नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. नाउ लीडिंग टू द ग्रोथ रेट in agriculture equal to the very less percentage as compared to the other sector. इसीलिए हमने बोला है एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन कर रहा है. अगर आप पुराना डेटा देखोगे, डेटा ऑफ अराउंड द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस एरा और द प्री इंडिपेंडेंस एरा, यू विल सी द मेजर कंट्रीब्यूशन इन आवर जीडीपी वाज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर. आज कहाँ से हो रहा है? सर्विस सेक्टर से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है. एग्रीकल्चर सेक्टर तो ना मात्र उनके बराबर में की तो बात कर ही सकते, ना मात्र कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट. So talking about present time, Indian farmers are facing big challenges from the international competition. एक तो आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली हो जाता है, तो फार्मर्स को कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट से भी आ रहा है. ओके, प्लस गवर्नमेंट की जो है डिक्लाइनिंग एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सरकार भी खुल के इस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है. ओके, लीडिंग टू द वेरियस प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. प्रॉब्लम्स लाइक सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स आर डिक्रीजिंग. फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी पहले अच्छी खासी मिलती थी, अब वहां भी सब्सिडी नहीं मिलती है. पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, पावर जनरेशन नहीं है, पावर फैसिलिटीज नहीं है, मार्केट फैसिलिटीज नहीं है. ऑल्सो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कमोडिटी जो बाहर से लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब खरीदते हैं, बाहर दूसरे देश से आती है, उनके ऊपर ड्यूटीज लगाई जाती है देश के द्वारा, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाए और हमारे खुद के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए. लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज में भी रिडक्शन है, कम इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो बाहर वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा रीजनेबल मिलते हैं और लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं. Therefore, this is all about the competition from the international market. Due to all of this, the farmers are withdrawing their investment from the agriculture sector. इसके चलते आपने देखा होगा कितने कम लोग खेती को प्रेफर करेंगे. सारी दुनिया किस चीज़ के पीछे जो भाग रही है? गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे. इनटू द इंडस्ट्री और द सर्विस सेक्टर सब लोग वहीं जा रहे हैं. क्यों? इसी वजह से क्योंकि लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस इट इज लीडिंग टू द डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. इसके चलते क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं सेक्टर पे, ना सरकार कर रही है, इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं है एग्रीकल्चर में, एंड पीपल प्रेफर अदर सेक्टर्स एनी डे ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर. So guys, in today's video we have studied about the technological as well as the institutional reforms, and also about the contribution of agriculture in terms of national income or the output and the employment. So that's it for today's video guys. In my next video I will be discussing the food security, which is another important concept from this chapter, and the video will be posted shortly. Before I end this video guys, if you like my video, do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys, if you haven't subscribed to my channel, make sure you subscribe it, or if you are new to this channel, make sure you like, share and subscribe to Economics Window by Garima Singh. Thank you for watching.